गुड इवनिंग गाइस। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आरसीसी का यूनिट नंबर सेकेंड, जहाँ हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल की क्या करेंगे हम लोग, प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करने वाले हैं क्योंकि आप लोगों को मैंने जितने फार्मूले बनते थे पहले तो इस चैप्टर से, जैसा कि चैप्टर था वर्किंग स्ट्रेस मेथड, इससे रिलेटेड जितने भी आपके फंडामेंटल एजम्पशन थे, ठीक है, फंडामेंटल एजम्पशन थे, उसके बारे में हमने चर्चा किया था। ठीक है, उसके बाद से हम लोग कैलकुलेट फार्मूला ड्राइव किए थे आपके एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जिसको हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते थे एक्सेस से। ठीक, उसके बाद से आपका आता था क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, इसको हम लोग जनरली एक्सिस से डिनोट करते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग बता चुके थे। और इसके बाद से हम लोग कंपेयर किए थे कि जो आपका सेक्शन है कब अंडर होगा, कब ओवर होगा, और उसके बिहाफ पे जो आपका फार्मूला बन रहा होता था कौन सा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंट यानी जो प्रतिरोध आघूर्ण हम लोग निकालते हैं। ठीक है, प्रतिरोध आघूर्ण वो किस कंडीशन में कौन सा फार्मूला हमारा यूज़ होगा, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। ठीक है, लेकिन आज हम जो है एक सवाल उठाएँगे। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, एक सवाल की प्रैक्टिस उठाएँगे और उस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। बल्कि ये आपके एग्ज़ाम में, बीटी एग्ज़ाम में पूछा भी है। ठीक है, आपकी इस जो क्वेश्चन मैं लगवाने जा रहा हूँ आपके बीटी एग्ज़ाम में आपके आया हुआ है। ठीक है, बीटी एग्ज़ाम में आपके आया हुआ है। चूँकि आपके हम लोग स्टडी कर रहे हैं कौन-सा अभी, डब्ल्यूएसएम, और बात कर रहे हैं अभी किसका, सिंगली की बात कर रहे थे गाइस, ध्यान दीजिएगा। जो आपका सिंगली होता था, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन, जैसा कि आपको बताया था हमने, अगर कोई बीम क्रॉस सेक्शन ऐसा है तो उस ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है। तो न्यूट्रल एक्सिस के क्या होता है, जब सिंगली का हम जब स्टडी करते हैं तो जो सरिया होता है, रिइंफोर्स्ड बार जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हमेशा टेंशन ज़ोन में क्या होता है, प्रोवाइड करते हैं। इसको हम लोग टेंशन ज़ोन बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टेंशन ज़ोन, और इसको हम लोग बोलते थे कंप्रेशन ज़ोन। ठीक है, कंप्रेशन ज़ोन। और हमने यहाँ पे हर चीज़ आपको बता रखा था कि पी क्या होता है, डी क्या होता है। जैसा कि एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले, तो बहुत सी ध्यान से देखने की ज़रूरत है। जैसे हमने क्या किया था, मान लीजिए आपके पास एक कोई बीम है, उसका क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस था, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती थी, इसको हम लोग जनरली स्मॉल बी से डिनोट करते थे, जिसको हम लोग बोलते थे विड्थ ऑफ बीम, यानी जो बीम होती थी उसकी चौड़ाई थी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जहाँ भी आपका बी स्मॉल दिखाया है हमने यहाँ पे, जो हमने स्मॉल बी दिखाया है, ये आपका क्या है, विड्थ ऑफ बीम हो गया। फिर उसके बाद अगर हमने यहाँ सरिया प्रोवाइड किया है कम टेंसाइल ज़ोन में, तो इसके सेंटर तक, ठीक है, इसके सेंटर तक क्या होगा गाइस, ये दूरी कंसीडर करते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। ठीक है, प्रभावी गहराई जिसको बोलते हैं। तो ये इसका सेंटर है, जो सरिया होता है उसके सेंटर तक है, टॉप फाइबर से लेकर के जो सरिया होता है उसके सेंटर तक। ठीक, अब बात आती है कि सर अगर ये दूरी कंसीडर किया जाए, टॉप फाइबर्स लगा करके सबसे नीचे तक का जो बॉटम पोर्शन है उसको वहाँ तक, इसको हम लोग जनरली कैपिटल डी बोलते हैं। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, इसे इफेक्टिव को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आपका कैपिटल डी होता है उसको हम लोग यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे लिखने का जगह कम है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कैपिटल डी। इसको तो बोलते थे इफेक्टिव डेप्थ, लेकिन यहाँ पे इसको हम इफेक्टिव डेप्थ नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं टोटल डेप्थ। ठीक है, टोटल डेप्थ। थोड़ा-सा मैं इसको रफ करना चाहूँगा, हल्का-सा एक चीज़ आपको और समझाना है, कवर और इफेक्टिव कवर। तो ध्यान देने वाली बात है।
ये जो पोर्शन होता है यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं आप लोग, यहाँ तक, इसको हम लोग क्लियर कवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लियर कवर। और मैंने आपको बता रखा है कि ये सब प्रोवाइड क्यों करते हैं, कवर वगैरह क्यों प्रोवाइड करते हैं। और जैसे हम यहाँ सेंटर तक ले लेते हैं इसका, ये दूरी, ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, अगर ये दूरी अगर हम ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो यही दूरी क्या कहलाने लगता है? आपका इफेक्टिव कवर कहलाने लगता है। इफेक्टिव कवर, ठीक है? तो आप लोग कभी देखे होंगे कभी स्ट्रक्चर में, कभी भी सरिया जो होता है एकदम आउटर पे नहीं प्रोवाइड करते हैं। कुछ दूरी हम चारों साइड से क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। साइड-साइड से छोड़ के हम तो उसके बाद से प्रोवाइड करते जाते हैं, ठीक है? तो जो हम लोग इस साइड से जो दूरी छोड़ रहे होते हैं ना, ये यहाँ से देख रहे हैं आप, जो ये देख रहे हैं ये पोर्शन, ये क्या है? ये आपका कवर ही तो है, ठीक है? ओके? और मैंने बताया था वीडियो लेक्चर में कवर क्यों प्रोवाइड किया जाता है, आप लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं, ठीक है? तो चलिए आई होप कि आपको फ़ॉर्मूले पता हैं, सारे टर्म कंडीशन पते हैं। तो एक छोटा-सा क्वेश्चन उठाते हैं और उस क्वेश्चन में ये कहा गया है, आपको पता करना है, इस क्वेश्चन में आपको ये पता करना है कि जो आपका सेक्शन है, जो बीम का सेक्शन है, जो बीम का सेक्शन है, ठीक है? जो सेक्शन है, वो जो है आपका किस कंडीशन में है? अंडर में है, अंडर इन्फोर्स्ड है कि ओवर है? तो ये पता करने के लिए आपको सबसे पहले हम लोग मूव करते हैं पहले क्वेश्चन पे, ठीक है? क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे, जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये कह रहा है, इसको मैं आरसीसी रफ कर दे रहा हूँ, ताकि स्पेस हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन ये कह रहा है आपके पास, सिंपल सा है, मैं सिर्फ पूरा क्वेश्चन तो नहीं बताऊँगा यहाँ पे, लेकिन जो गिवन डेटा है ना, जो गिवन डेटा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसको चर्चा करने वाले हैं। जो गिवन डेटा दिया हुआ उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि कोई एक बीम है, ठीक है? ध्यान से देखिए मैं फिगर बना रहा हूँ। कह रहा है कि कोई एक बीम है आपके पास क्रॉस सेक्शन, बीम का क्रॉस सेक्शन कुछ इस प्रकार है, ठीक है? जिसका जो चौड़ाई है, 200 है। 200, थोड़ा-सा अच्छे से लिखता हूँ मैं इसको, जो चौड़ाई है आपका 200 है, ठीक है? 200 है, यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद से बोला गया है क्वेश्चन में कि जो इसका अ, प्रबलन के केंद्रक तक जो गहराई दिया हुआ है वो 400 दिया हुआ है, ठीक है? जो प्रबलन हमने प्रोवाइड किया है, कहाँ तक? कहाँ पे? टेंशन ज़ोन में। तो इसके बोला है कि इसके सेंट्रल तक, ध्यान से देखिएगा, इसके सेंटर तक जो आपका डेप्थ दिया हुआ है, वह दिया हुआ आपका 400 दिया है, 400 दिया है। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि किसकी बात कर रहा है, ये कहीं न कहीं स्मॉल डी की बात कर रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा। और ये जो स्मॉल डी होता है इसको हम लोग जनरली बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ या प्रभावी गहराई। और आपको पता है विड्थ जो देता था आपका स्मॉल बी वो 200 दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, जो आपका तनन क्षेत्र है, ये जो एरिया होता है तनन क्षेत्र, वह आपका एएसटी जो दिया था, एरिया ऑफ स्ट्रेन टेंशन, वो दिया है आपका क्वेश्चन में 1256 स्क्वायर। कितना? 1256 स्क्वायर। ये आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखा है, ठीक है? और आपको क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया हुआ है, मैं यहाँ इसको रफ कर दे रहा हूँ ऊपर गिवन डेटा को, ठीक है? ये क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया हुआ है कि सिग्मा सीबीसी आपका दिया हुआ है 5 न्यूटन पर स्क्वायर, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और सिग्मा एसटी जो दिया हुआ है, वो दिया है आपका 140 न्यूटन पर स्क्वायर। और जो मॉडुलर रेशियो है स्मॉल एम, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 18, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 18। और आपको यही पता करना है कि जो आपका सेक्शन है वो अंडर है कि ओवर है, ठीक है? जो आपका सेक्शन है वो अंडर है कि ओवर है। तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा, इतनी चीज़ डाटा गिवन दिया हुआ है, तो कहीं न कहीं हम इसको सबसे पहले क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करते हैं बोर्ड में एग्ज़ाम में, तो सबसे पहले यही काम करते हैं कि जो आपका गिवन डेटा है ना, उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं। क्योंकि इससे हमको आइडिया आता है कि एक्चुअली में क्या क्वेश्चन में दिया क्या है, हमको क्या निकालना है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करिएगा, आप हमेशा क्या करिएगा, क्वेश्चन में जितने भी गिवन डेटा दिए होते हैं, उनको आप लिख लीजिएगा। जैसा कि हमने यहाँ पे आपके सामने लिखा है, ठीक है? चलिए इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक है? इसको मैं करता हूँ रफ। सारा गिवन आपके पास डाटा मिल गया। भैया आपको
बस पता ये करना है, ठीक है? क्वेश्चन में फाइनली आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट कि जो आपका सेक्शन है बीम का वो कैसा है? पहला अंडर हो सकता है या फिर ओवर हो सकता है, कैसा है या फिर बैलेंस। तो मैंने बताया था कि आपको जब इस तरह का सेक्शन पता करना हो, अंडर है कि ओवर है, क्या है, तो इसमें 2 टर्म आते हैं। एक होता है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक होता है आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो इसमें क्या होता है, हम लोग एक्स से कैलकुलेट करते हैं और इसका फार्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव किया है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? एक्स से कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने कैलकुलेट किया, अभी हम लोग करेंगे भी, और उसके बाद हमने कैलकुलेट किया एक्ससी, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो इन दोनों में कंपेयर करते हैं, किसमें एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है? कंपेयर कैसे करते हैं, जैसे आपका एक्स से अगर इन केस एक्स से ज़्यादा आ गया एक्सी से, तो ये कौन सा कंडीशन बनेगा, ये कंडीशन बनेगा ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन, और मैंने बता रखा कि ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन किसको बोला जाता है, ठीक है? फिर अगर आपको बता दिया जाए एक्स से ज़्यादा हो जाता था एक्से से, तो ये होता था आपका अंडर अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है? और इन केस अगर एक्स से बराबर एक्स से है, एक्स से बराबर एक्स ही है, तो ये कहीं न कहीं आपका बैलेंस सेक्शन के अंतर्गत आ जाता था। तो बस वही करना है आपको, कुछ करना नहीं है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सारा गिवन डेटा आपको पता है ऑलरेडी, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व तो वही था जो गिवन डेटा था, लेकिन सॉल्व करते हैं। इसमें पहला स्टेप यही करते हैं, कैलकुलेट एक्चुअल एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल सॉरी कैलकुलेट एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ओके? तो आपको पता है कि सर जो हम कैलकुलेट करते थे एक्चुअल डेप्थ के लिए, एक्से के लिए, उसका एक छोटा-सा फार्मूला बनता था। वो फार्मूला क्या था भैया? बी इंटू एक्से का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एम इंटू एस टी डी माइनस एक्से। बस सिंपल सा ये फार्मूला था। इसी फार्मूले में आपको करना क्या है, जितने भी गिवन डेटा दिए हैं, जितने भी आपके गिवन डेटा रखे हैं उसको दे दो। जैसे आपको क्या-क्या पता है? बी पता है, ओके। एक्स तो आपको निकालना ही है, तो अननोन हो गया। एम पता है, एस टी पता है, डी पता है और एक्स से पता है, सॉरी एक्स से निकालना है। तो आपको जब इस तरह का इक्वेशन मिल जाए तो कहीं न कहीं वो आपको इक्वेशन के फॉर्म में बन जाता है। कैसा फॉर्म में बन जाता है? इक्वेशन के फॉर्म में बन जाता है। तो अगर इनको सॉल्व करोगे आप लोग, ठीक है? सारा वैल्यू जब पुट करोगे, ठीक है? जैसे मैं बता रहा हूँ अ, ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है? जहाँ पे लगता है आपको नोट करना हो, नोट भी कर सकते हैं इसको, नो डाउट, ठीक है? तो इसको क्या हमने फॉर्मूला लिखा था, बी इंटू एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू एम इंटू एस टी डी माइनस एक्स ए, यही था। आपको भी पता है 200 दिया था क्वेश्चन में, इंटू एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 18 इंटू एस टी 1256 इंटू 400 माइनस एक्स ए, 400 माइनस एक्स ए। भैया ये आपका क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ था। हमने सारा डाटा क्या किया, जो आपका वैल्यू गिवन था उसको हमने इसमें रख दिया। अब इसको जब सॉल्व करोगे ना बाबू, तो आपको एक इक्वेशन बनता है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एक इक्वेशन बनकर आएगा इस फॉर्म में आएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका इक्वेशन बनकर आएगा कुछ ऐसा, इसके फॉर्म में। तो इसको ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0, इसको जनरली हम द्विघात समीकरण बोलते हैं। अगर ऐसा आता है, होता क्या था कि जैसे हम लोग इसको जब फैक्टर करते थे, तो इसका और इसका हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई करके बीच वाली संख्या जोड़ के या फिर घटा कर लाते थे। लेकिन अगर इनकेस फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है? अगर इनकेस फैक्टर नहीं हो पा रहा है, तब क्या करोगे? तो उस केस में क्या करते थे हम लोग, गाइस ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे तो हम कंपेयर कर लेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेंगे, बी की वैल्यू निकाल लेंगे और सी की वैल्यू निकाल लेंगे, जो आपका कांस्टेंट वैल्यू है। तो होता क्या है कि जब यहाँ से हम सारे वैल्यू पता कर लेते हैं, तो इसको उठा करके
जब फैक्टर नहीं हो पाता तब की बात बता रहा हूँ, तो आपके पास सिद्धाचार फॉर्मूले आते हैं यहाँ पे, ठीक है? कौन सा? द्विघात समीकरण का सिद्धाचार फॉर्मूला होता है। जैसे आपको अगर निकालना हो x से, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a अपॉन 2a, ठीक है? इसमें क्या करना है आपको, ये देखिए मैं यहाँ पे 4ac है, आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं फिर से इसको रफ कर दे रहा हूँ। 4ac 4ac, ठीक है? अब मतलब ध्यान से देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको देख लेना, क्योंकि लिखने में थोड़ा-सा मिस्टेकिंग हो रहा है, ठीक? तो 4ac हो गया। इसी फॉर्मूले को क्या करना है आपको, यूज़ करना है। तो आपको कंपेयर किससे करना है? इससे, ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 से। यहाँ से आपको a मिल जाएगा, b मिल जाएगा और यहाँ से आपको c मिल जाएगा। इन तीनों की वैल्यू उठा करके आप इसको क्या करना है, इसमें रखना है, इस वाले इक्वेशन में रख देना है। तो इसमें 2 वैल्यू हो सकता है मिले, एक पॉजिटिव मिलेगा, एक नेगेटिव मिलेगा। तो नेगेटिव वाला क्या करना है, आपको इग्नोर करना है, पॉजिटिव वाला जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करके रखेंगे। तो जब हम इसमें रखेंगे, ध्यान से देखिएगा, जैसा कि इसमें इक्वेशन बन के आया है, जैसे कि उसको सॉल्व करने पर इक्वेशन बनकर कुछ ऐसा आया है, एक्स स्क्वायर प्लस 226 एक्स माइनस 90 432। मतलब इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व जब हमने किया तो कुछ ऐसा मिला, ठीक है? जब हमने फार्मूला यूज़ किया था b इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू m इंटू एस टी डी माइनस एक्स से, तो वहाँ से आपका जो इक्वेशन मिल के आया था कुछ ऐसा मिल के आया। कैसा मिल के आया? ऐसा आया। और यहाँ अब क्या करना है, आप तुलना करना। किससे तुलना करोगे? ax स्क्वायर धन bx धन c। अब इसे तुलना करोगे तो a की वैल्यू आप समझ सकते हो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, 1 होगा। b की वैल्यू कितना होगा? 226 होगा, ठीक है? और c की वैल्यू कितना होगा? माइनस, याद रखना यहाँ पे माइनस साइन के साथ लेंगे, ठीक है? माइनस कितना? 90 432, 90 432। ए की वैल्यू मिला, बी की वैल्यू मिला, सी की वैल्यू मिला। इन तीनों की वैल्यू उठा करके कहाँ रखेंगे बाबू? इन तीनों की वैल्यू उठा करके ए बी सी डी की वैल्यू उठा करके कहाँ रखेंगे? जो अभी जस्ट हमने फार्मूला देखा था, ठीक है? एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सारा वैल्यू यहीं रखना है। बी आपको पता ही है, जस्ट यहाँ से हमने जो कंपेयर किया है, माइनस बी 226 प्लस माइनस अंडर तो माइनस 226 का होल स्क्वायर, ठीक है? 26 का होल, देखो माइनस नहीं होगा यार, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव आया था ना, बी की वैल्यू तो पॉजिटिव आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 226 क्या है? पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ऑलरेडी चूँकि फार्मूले में था, इस वजह से माइनस 226 हो गया, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे नहीं होगा, 226 होगा खाली। बी स्क्वायर माइनस 4a माने 1, सी का मतलब कितना आया था? आपका आया था 90 432, 90 90 432, ठीक है? 432 आया था। इसके जगह अपॉन टोटल कितना हो जाएगा? 2a, 2a मतलब 2 इंटू a का मतलब 1 होता है, 1 होता नहीं, 1 दिया हुआ था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है? आपको इसको रखना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ध्यान से देखना बाबू, जब इसको सॉल्व करोगे तब आपको मिलेगा एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू मिलेगा। जैसे एक्स की वैल्यू इसको जब सॉल्व किया हमने तो मिला एक्स बराबर 209 mm। क्या मिला? 209 mm मिला। तो एक तर पहला जो हमने स्टेप था, जो पहला स्टेप था, वो हमको पता चल गया कि एक्चुअली में हमने कैलकुलेट क्या करना चाहा, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जो कि इस तरह आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और आपके पास कैल्सी होना बहुत ज़रूरी है। अगर कैल्सी में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ऑब्वियस-सी बात है, कहीं न कहीं आपका ये क्वेश्चन छूटने के चांस रहेंगे। क्योंकि एक्स से ही कैलकुलेट करने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। अभी एक्स से कैलकुलेट करेंगे तो उसमें बहुत ईज़ी वे में हो जाता है, ठीक है? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप चालू करते हैं, ठीक है? आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप है आपका कैलकुलेट
क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब इसको मैं ऊपर वाला रफ कर रहा हूँ। ऊपर वाला अब याद रखना कि कहीं नोट कर लो कि x से बराबर कितना आया था, 209 आया था, ठीक है, 209। अब इसको जो हमने दूसरा स्टेप है इसको हम क्या करते हैं, राइट डाउन करते हैं। दूसरा स्टेप, स्टेप नंबर दूसरा, स्टेप नंबर दूसरा, ठीक है। स्टेप ये है आपका, हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एक्स सी, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। और इसका एक छोटा सा फार्मूला होता था, एक छोटा सा फार्मूला होता था, क्या होता था, एम सिग्मा सी बी सी, एम सिग्मा सी बी सी अपान एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी इंटू डी। तो भैया कुछ ना कुछ नहीं, ये थोड़ा डी मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, स्मॉल डी। एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट रुक जाओ गाइस, इसको हम थोड़ा सही से लिखते हैं, ठीक है। एक्स जो है आपका क्या होता है, एम सिग्मा सी बी सी अपान एम सिग्मा सी बी सी सिग्मा एस टी इंटू डी, ये आपका मेन फार्मूला है, ठीक है। क्या कैलकुलेट करने के लिए, तो एक्स इन केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड। और इस फार्मूले को हमने डिराइव किया था कि कैसे ये फार्मूला हमारे पास आया था, ठीक है, कैसे फार्मूला हमारे पास आया था। ओके, तो करना कुछ नहीं है आपको, बस सब कुछ आपको पता है। एम की वैल्यू कितना भैया, एम की वैल्यू पता है आपको, क्वेश्चन में कितना दिया था, 18 इंटू सिग्मा सी बी सी दिया था आपका 5, 18 गुणे 5 प्लस सिग्मा एस टी आपका है 140 दिया है, ठीक है, 140 दिया है इंटू स्मॉल डी की वैल्यू हमने कितना दिया था, स्टार्टिंग में क्वेश्चन में कितना दिया था, 400 दिया था, ठीक है, 400। अब करना क्या है, आप इसको सॉल्व करो, बस कैसे लगाओ फटाक से इसको बताओ कितना आ रहा है। तो आई होप कि इसको सॉल्व करने पर 157 आ रहा है, 157 आ रहा है, नियर अबाउट 157 आ रहा है। आई होप कि सबका यही आ रहा होगा, ठीक है, 157 या फिर 156 समथिंग कुछ आएगा, तो उसको हम लोग 157 के अप्रॉक्स हम लोग इसको क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है। तो हमको दो चीज़ मिल गया यहाँ पे, एक तो हमने एक्चुअल डेप्थ निकाल लिया, हमने क्या किया बाबू, एक्चुअल डेप्थ निकाल लिया, पहला स्टेप में एक्चुअल निकाला, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाला, इसको हम लोग एक्स से बोलते थे, और इसकी वैल्यू आया 209, 209, ठीक है। उसके बाद से आपका आया सेकेंड क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स, और इसको कैलकुलेट करने पाया आपका 157, कितना आया था, 157 आया था mm। अब करना क्या है, जब हमको पता है करना है कि सेक्शन अंडर है कि ओवर है, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं इन दोनों एक्चुअल जो आपका वैल्यू दिया हुआ है 209 157, इसमें कंपेयर कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं एक्स की वैल्यू दिया है 209 mm, और एक्स की वैल्यू दिया है 157 mm। तो भैया इसमें दोनों में बड़ा कौन है, देखो ध्यान से, बस कंपेयर करो, इन दोनों का कंपेयर करो, कंपेयर बिटवीन एक्स एंड एक्स, ठीक है, एक्स एंड एक्स। तो आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं हमारा जो एक्स है वो का ज़्यादा है, यानी कि एक्स से ज़्यादा है और एक्स क्या है आपका कम है। तो जब इस तरह का केस बन जाता है, ठीक है, कि एक्स ज़्यादा हो जाता है और एक्स कम हो जाता है, ध्यान से देखिएगा, जब आपका ऐसा केस बने कि एक्स ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और एक्स कम होता है, तो इस केस में हमने आपको बताया था जो आपका कंडीशन होगा ठीक है, जो आपका कंडीशन होगा बाबू, वो आपका क्या होगा, जो आपका कंडीशन होगा वो आपका होगा ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन। कैसा होगा, ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन। मैं यहाँ अच्छे से लिख दे रहा हूँ ताकि एग्जाम में आप जब भी लिखो तो कम से कम इतना तो जरूर लिखो, जैसे
जैसे x से ज़्यादा है किससे, x से, तो भैया सेक्शन कैसा हो गया, अति प्रबलित, अति प्रबलित, अति प्रबलित। बस सिंपल सा फंडा। अगर यही मान लीजिए अगर ऐसा होता है x ज़्यादा हो गया होता x से, तब ये कंडीशन अति नहीं होता, ओवर नहीं होता, तब वो होता अंडर रेनफोर्स सेक्शन। क्या हो जाता? अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो जाता। ठीक है? तो क्वेश्चन बस यहाँ तक है आपका 5 नंबर का। अगर क्वेश्चन अगर इनके साथ आता है तो 10 नंबर का आएगा। ठीक है? अगर ये पता करने के लिए कि सेक्शन कैसा है, कैसा नहीं है। लेकिन आजकल क्या है कि वो जब क्वेश्चन 10 नंबर का बना रहा है तो क्या कर रहा है, इसी में एक टर्म जोड़ दे रहा है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जब निकालने के लिए बोल देता है, तब ये मानते हैं कि क्वेश्चन जो 10 नंबर का है वो उस टाइप का हो गया। जैसे जब हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं तो भी क्या करते हैं, प्रोसेस को अपनाते ही हैं। ये पता करते हैं कि आपका सेक्शन कैसा है, अंडर है कि ओवर है। तो इन प्रोसेस को होके गुजरना पड़ेगा। इन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा कि एक्स से कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक्स से कैलकुलेट करना पड़ेगा, इन दोनों में कंपेयर करना पड़ेगा। देन आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, आपको वही आपका आंसर आ जाता है। ठीक है? ओके। तो आपका जो है एक्चुअली जो क्वेश्चन है, ठीक है? जो क्वेश्चन आपका बनता है, वही इसी टाइप का बनता है। ठीक है? आपका जो क्वेश्चन बनता है, इसी प्रकार का बनता है कि पहला क्वेश्चन इस टाइप का होगा कि आपको ये बताइए, जो आपका सेक्शन है बीम का, वो कैसा है, अंडर है, ओवर है, कैसा है? दूसरा अगर ये पता चले कि अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है, तो इसी से रिलेटेड क्या करेगा वो, आगे एक पॉइंट जोड़ देगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालिए, या फिर आगे और भी जोड़ना होगा, कुछ टाइप चेंज करना होगा।